हाय, हम इग्नो का प्रोग्राम कोड BAPH का कोर्स कोड BPSC 105 का चैप्टर नंबर 2 ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने सिग्निफिकेंस ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस, जिसका मीनिंग और टाइप ये देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का क्या मीनिंग है? In simple word, classification is the process of division of things or person on the basis of common characteristic। ठीक है, क्लासीफाई करना, ठीक है, डिवाइड करना मेनली ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन कैरेक्टर। सेम चीज़ों के बेस पे हम चीज़ों को अलग करते हैं, उसी को क्लासिफिकेशन बोलते हैं। द पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन क्लासिफिकेशन मीन्स ग्रुपिंग ऑफ वेरियस पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। लेकिन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अलग अलग पोजीशन जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है उनको हम क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग डिवाइड करते हैं, ग्रुप में बांटते हैं। द पोजीशन हैविंग सिमिलर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर पुट टुगेदर ऑन वन क्लास। ठीक है, एक टाइप की पोजीशन और जो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम एक क्लास में रखते हैं। अ क्लास हैज़ बीन डिफाइंड बाय स्टाइल एज अ ग्रुप ऑफ पोजीशन sufficiently alike in their duties and responsibility to justify common treatment in various employment processes। ठीक है, इन राइटर के, इस स्कॉलर के हिसाब से पोजीशन क्या है? पोजीशन डिफाइन किया गया है। पोजीशन मेनली क्लास को डिफाइन किया गया है कि क्लास ग्रुप ऑफ पोजीशन होती है। ठीक है, जिसमें जो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको कॉमनली देखा जाता है। अगर सेम टाइप की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पोस्ट की है तो उसको सेम क्लास के अंदर देखा जाता है। ठीक है, इस तरह से क्लास को डिफाइन करते अकॉर्डिंग टू द शाल्ड। ठीक है, स्टाइल। मार्शा ई डिमोक, ठीक है, ये स्कॉलर ने किस तरह से डिफाइन किया है? क्लासिफिकेशन एज द सिस्टमैटिक शॉर्टिंग and ranking of position in hierarchy according to the comparative difficulty and responsibility। ठीक है, as per the difficulty and responsibility हम क्या करते हैं? सिस्टमैटिक शॉर्टिंग करते हैं। ठीक है, और रैंकिंग ऑफ द पोजीशन इन हेरारकी, और हेरारकी में उस हिसाब से हम उसको रैंक देते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्क। अकॉर्डिंग टू LD White, in its final form, a classification plan consists of a number of classes adequate to enable a place to be found for each existing position arranged in orderly fashion with respect to each other and supplemented by a set of rules and regulations for its administration, interpretations and amendment। ठीक है, ये कहा गया है by the LD White। It is the importance of classification of service cannot be overemphasized। Classification brings some order line into the system and make for uniform treatment of all the people who are grouped together on certain criteria। ठीक है, तो हम क्लासिफिकेशन जो है सर्विस का उसको ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि क्लासिफिकेशन क्या लेके आता है? एक ऑर्डर लाइन लेके आता है। ठीक है, इनटू द सिस्टम एंड मेक्स फॉर यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द पीपल हु आर ग्रुप टुगेदर ऑन सर्टन क्राइटेरिया। ठीक है, इट ऑल्सो मेक पॉसिबल जस्टिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल प्रिविलेजेस गिवन टू सर्टन डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। तो क्लासिफिकेशन क्या लेके आता है कि हर एक लेवल पे अलग अलग लोग होते हैं, तो हर एक लेवल पे हम अलग अलग टाइप की फैसिलिटीज़ और प्रिविलेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्लासिफिकेशन लेके आता है। द ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्वालिफिकेशन, रिक्वायरमेंट, उसके बाद एलिजिबिलिटी कंडीशंस, सैलरी, स्टेटस, इवन अथॉरिटी टू बी वेस्टेड, ऑल डिपेंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट ऑन द प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हम क्लासिफिकेशन के बेस पे ही, ठीक है, क्लासिफिकेशन के बेस पे ही हम ये जो भी चीज़ें होती है, जैसे कि ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़,
उसके बाद जो भी कंडीशन लगती है ये सब हम मेनली कैसे किस आधार पे बांटते हैं, क्लासिफिकेशन के आधार पे इन सब चीज़ों का हम बांटते हैं। ठीक है, ये मतलब क्लासिफिकेशन मेनली इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किस टाइप से होगी, अलग अगर सेम टाइप की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सेम टाइप का क्वालिफिकेशन होगा, ठीक है, सेम टाइप की एलिजिबिलिटी कंडीशंस होगी, तो उसको हम एक क्लासिफिकेशन में एक क्लास के अंडर बांटेंगे। उसके बाद अगर उससे अलग है ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, सैलरी, क्वालिफिकेशन, तो उसको हम अलग क्लासिफिकेशन मतलब अलग क्लास में बांटेंगे। तो मेनली जो क्वालिफिकेशन है ये इस आधार पे बांटा जाता है। ठीक है, इस आधार पे किया जाता है। हेंस इट हैज़ कंसिडरेबल फंक्शन वैल्यू एंड वैलिडिटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिनर अपॉन प्रॉपर क्लासिफिकेशन डिपेंड ऑन इफिशियंसी ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो इनके अनुसार जो क्लासिफिकेशन है किसके ऊपर डिपेंड करता है, इफिशियंसी ऑफ रिक्रूटमेंट, द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग रैशनल promotional system and the equitable treatment of people working in a different department। ठीक है, इस आधार पे भी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू दी फिनर। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज, अब क्लासिफिकेशन किस लिए इम्पॉर्टेंट है, हमने यहाँ तक देखा कि क्लासिफिकेशन किस आधार पे किया जा सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्कॉलर। अब देखते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट डिटरमाइन द ऑपरेशनल जुरिडिक्शन ऑफ सर्विस एंड द नेचर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी डिस्चार्ज एज ऑल्सो द जॉब टू बी परफॉर्म बाय इनकम्बेंट ऑफ डिफरेंट ग्रुप विद इन देयर सर्विस। ठीक है, तो जो सर्विस के अंदर अलग अलग ग्रुप के लोग होते हैं वो अलग अलग अपनी ड्यूटीज़ डिस्चार्ज करते, परफॉर्म करते, उसी के लिए हमने क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन का क्यों ज़रूरत है ये समझा। ठीक है, फॉर जस्ट सेग्रीगेशन सेपरेशन ऑफ द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ओके, सो दैट द वर्क शुड बी डिस्चार्ज इन अ इफिशिएंटली मैनर। ठीक है, उसके बाद क्या क्लासिफिकेशन है, ठीक है, मतलब क्लासिफिकेशन के क्या टाइप है ये देखेंगे। देखिए, टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे पहला है पोजीशन। ओके, पोजीशन क्लासिफिकेशन, द मोर सोफिस्टिकेटेड ऑफ द टू टाइप इज द पोजीशन क्लासिफिकेशन। दिस सिस्टम इज प्रेजेंटली प्रिवेलेंट इन द यूएसए, कनाडा, फिलीपींस, जापान, ताइवान, ईटीसी। ठीक है, सबसे पहला क्लासिफिकेशन का टाइप है पोजीशन क्लासिफिकेशन। देखिए, हिस्टोरिकली द ऑब्जेक्ट ऑफ द पोजीशन क्लासिफिकेशन हैज़ बीन टू प्रोवाइड फॉर फिक्सिंग द फेयर पे फॉर वर्क परफॉर्म फॉर ट्रांसलेटिंग इनटू एक्शन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, तो क्या बोलता है इसमें, जो पोजीशन क्लासिफिकेशन है ये मेनली कहाँ पे अभी दिखाई देता है, इन सब कंट्रीज़ में हमें पोजीशन क्लासिफिकेशन सिस्टम दिखाई देता है। ठीक है, और जो पोजीशन क्लासिफिकेशन है ये मेनली क्या प्रोवाइड करता है, फिक्स करता है, फिक्सिंग जो फेयर पे होता है। ठीक है, फॉर द वर्क परफॉर्म फॉर ट्रांसलेटिंग इनटू द एक्शन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। काम के हिसाब से अगर सेम काम है तो सेम पेमेंट मिलेगा, और काम के बेस पे ही इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है। ठीक है, पोजीशन कैनोट्स अ ग्रुप ऑफ करंट ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिक्वायरिंग द फुल टाइम और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ वन पर्सन। ठीक है, thus in position classification the position or the job to be performed by person is classified and is not done on the basis of title of person carried। ओके, देखिए मेनली इसमें क्लासिफिकेशन में दो टाइप के हैं। ठीक है, एक पोजीशन है, एक पोजीशन क्लासिफिकेशन, और दूसरा है रैंक। ठीक है, रैंक क्लासिफिकेशन। तो पोजीशन क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि आपको अगर कोई काम है, अगर ये एक वर्क है और ये एक वर्क है, चाहे कोई भी करे, चाहे कोई भी पर्सन किसी भी रैंक का कोई भी करे, पोजीशन क्लासिफिकेशन में क्या है, अगर एक काम की कीमत अगर एक्स है तो दूसरे सेम काम की कीमत भी एक्स ही होनी चाहिए।
चाहे वो काम को करने वाला कोई भी व्यक्ति हो। ठीक है, ये कहा गया है पोजिशनल क्लासिफिकेशन में। और रैंक में क्या है, रैंक में ये डिपेंड करता है रैंक टू रैंक। मान लीजिए कोई अगर एक्स रैंक का अगर कोई व्यक्ति है और कोई वाई रैंक का कोई व्यक्ति है, ठीक है, लेकिन दोनों का रैंक सेम है, द रैंक इज सेम, ठीक है, सेम है दोनों का रैंक। अगर ये एक्स जो है ज़्यादा काम कर रहा है और वाई अगर कम काम कर रहा है, फिर भी क्या होगा, दोनों को सेम पेमेंट मिलेगा। ठीक है, ये डिफरेंट आता है इसमें दोनों में, पोजीशन और रैंक में। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको समराइज करूं तो पोजीशन क्लासिफिकेशन में क्या होता है, पोजीशन क्लासिफिकेशन में मेनली वर्क के ऊपर हम उसका पेमेंट निर्धारित करते हैं कि अगर जितना कोई काम करेगा उतना उसको पेमेंट मिलेगा, चाहे वो काम कोई भी करे। ठीक है, लेकिन रैंक सिस्टम में क्या है कि एक व्यक्ति अगर काम कर रहा है, अगर सेम रैंक का व्यक्ति दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम नहीं कर रहा है लेकिन रैंक दोनों का सेम है, ठीक है, फिर भी दोनों को पेमेंट सेम मिलेगा। ये सिस्टम इंडिया के अंदर है। फॉर एग्जांपल समझते हैं अभी हम, जैसे मान लीजिए कि कोई अगर आर्मी से बिलोंग करता है, ठीक है, आर्मी में अगर कोई अगर इनिशियली जैसे आर्मी सबसे पहले लेफ्टिनेंट बनते हैं और कोई अगर यूपीएससी क्लियर करके कोई आईएएस अधिकारी बनता है, एचडीएम सपोज बनता है वो स्टार्टिंग में, ठीक है, एचडीएम ही बनते हैं वैसे स्टार्टिंग में। तो ये जो लेफ्टिनेंट है, मान लीजिए ये लेफ्टिनेंट आर्मी में है, तो दोनों का जो पेमेंट है, जो पे स्केल है वो सेम होता है क्योंकि दोनों क्लास 1 लेवल के पोस्ट है। ठीक है, अगर मान लीजिए एचडीएम के पास ज़्यादा काम है, ठीक है, तो ज़्यादा काम करेगा वो, और यहाँ लेफ्टिनेंट के पास काम नहीं है, ठीक है, तो ये क्या है, इसका काम कम रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि एचडीएम को ज़्यादा पेमेंट मिलेगा और लेफ्टिनेंट को कम पेमेंट मिलेगा। इसका मतलब ये होगा कि काम कितना भी हो, ठीक है, अगर रैंक सही है, दोनों की रैंक लेवल सेम है, तो दोनों को पेमेंट सेम मिलेगा, चाहे उनकी रैंक सेम हो। ठीक है, लेकिन पोजीशन में इस तरह का नहीं है। पोजीशन क्लासिफिकेशन में क्या है, अगर ये अगर काम नहीं कर रहा है तो इसको पेमेंट कम मिलेगा, मतलब अगर कम काम कर रहा है तो कम मिलेगा पेमेंट, अगर एकदम ज़्यादा काम कर रहा है तो इसको ज़्यादा पेमेंट मिलेगा। ठीक है, ये आता है पोजीशन में, ठीक है, पोजीशन क्लासिफिकेशन में। तो देखिए पोजीशन क्लासिफिकेशन ये मेनली यूएसए में आता है, कनाडा, फिलीपींस, जापान, ताइवान, ठीक है, इन सब देशों में ये पोजीशन क्लासिफिकेशन होता है। और ये जो रैंक क्लासिफिकेशन है, इसको हम आगे पढ़ेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। देखो, इन पोजीशन क्लासिफिकेशन पर्सन रैंक सैलरी etc डिपेंड ऑन द फंक्शन ऑफ द पोजीशन, ठीक है, एंड द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अटैच टू द जॉब परफॉर्म। ठीक है ना, जो पोजीशन क्लासिफिकेशन में क्या होगा, मेनली उस पोजीशन पे कौन सी ड्यूटी, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है उसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो मेनली उसका पेमेंट, सैलरी, हर चीज़ उसी के रैंक उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखिए, हेंस द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विच आर अटैच टू द जॉब आर मोर इम्पोर्टेंट दैन द पर्सन डिस्चार्जिंग दोज ड्यूटीज़। ठीक है, तो जरूरी नहीं है जो पर्सन डिस्चार्ज कर रहा है, जो पर्सन काम कर रहा है, अगर मान लीजिए वो बहुत बड़ी पोस्ट का आईएएस अधिकारी भी होगा, ठीक है, अगर वो काम कम कर रहा होगा, ठीक है, अगर वो काम कम कर रहा होगा, फिर भी उसको पेमेंट और जो रैंक, सैलरी जो भी है वो चीज़ें कम मिलेगी। और सेम काम, मतलब सेम पोजीशन पे अगर कोई एसएससी द्वारा रिक्रूट कोई अगर क्लर्क भी होगा, ठीक है, क्लर्क भी होगा, अगर वो ज़्यादा काम कर रहा होगा सेम पोजीशन पे, तो उसको पेमेंट ज़्यादा मिलेगा दैन दिस आईएएस अधिकारी। ओके, चलिए, in position classification, position that are comparable are brought together into common group called class। ठीक है, the class or class of position is made up of position
विच आर सफिशिएंटली सिमिलर। देखिए, काइंड ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ वर्क, काम किस तरह का है, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी कैसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन कितनी रिक्वायर्ड है फॉर दैट जॉब, सो अनेबल सिमिलर ट्रीटमेंट इन पर्सनल एंड पे एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर ये सब चीज़ें सेम है तो सेम उसको पेमेंट मिलेगा, ठीक है। सो दैट इज नाउ अ क्लास इज फॉर्म इन पोजीशन क्लासिफिकेशन। तो मैंने ये बोला कि पोजीशन क्लासिफिकेशन में क्या है कि मान लीजिए कि सेम लेवल के अधिकारी है, ठीक है, सेम लेवल के अधिकारी है, ये एक आईएएस अधिकारी है, ये एक आईएएस अधिकारी है, ठीक है। अगर मान लीजिए एज ये एसडीएम कहीं पे काम कर रहा है और ये पहली पोस्टिंग कई कंपनी में मतलब कोई जो गवर्नमेंट कंपनी थी उसमें काम कर रहा है, लेकिन ये अगर ज़्यादा काम कर रहा होगा तो इसको ज़्यादा पेमेंट मिलेगा। अगर दोनों का लेवल सेम भी है फिर भी अगर ये काम कम कर रहा होगा तो इसको पेमेंट कम मिलेगा, ठीक है। ये होता है पोजीशन, ओके, ये होता है पोजीशन क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। नाउ देयर इज़ वन मोर टर्म नोन एज ग्रेड and let us understand what it is. A grade is used to denote all classes of position which, although different with respect to kind or subject matter of work, are sufficiently similar as to the level of difficulty and responsibility, the level of qualifications for the job. For example, civil engineer, accountant, geology, etc. Hence, in a grade, all classes are brought together irrespective of the occupation, but those which are comparable level of responsibility. तो इसके अंदर ग्रेड सिस्टम आती है। ग्रेड सिस्टम में सभी क्लासेस आते हैं, ठीक है, चाहे वो इंजीनियर हो, अकाउंटेंट हो, जियोलॉजिस्ट हो, ये सभी आते हैं ग्रेड सिस्टम में, ओके। ये है तो क्लास अलग हो गया, ग्रेड अलग हो गया, ठीक है। तो क्लास मतलब सेम लेवल के, अगर सेम पोजीशन पे है, सेम क्वालिफिकेशन है, ये हो गया सेम क्वालिफिकेशन है, सेम लेवल है, डिफ़िकल्टी लेवल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल, ठीक है, तो उसको सेम पे मिलेगा, ओके। तो ये हो गया क्लास। अगर ये हो गया सेम वर्किंग, अगर नेचर सेम है उस सेंस में ये क्लास गिना गया। और मान लीजिए वर्किंग नेचर अलग है, ठीक है, काम अलग अलग है, लेकिन जो लेवल है काम का, ठीक है, वो अगर सेम है तो ऐसे अलग अलग क्लासेस को हम एक ग्रेड के अंदर डिनोट करते हैं। अंडर द पोजीशन क्लासिफिकेशन सिस्टम ईच पोजीशन शुड बी प्लेस इन इट्स एप्रोप्रिएट क्लास, ठीक है। तो पोजीशन क्लासिफिकेशन में क्या होता है, हर एक पोजीशन को एक एप्रोप्रिएट क्लास के अंदर डाला जाता है। इस क्लास शुड बी प्लेस इन इट्स एप्रोप्रिएट ग्रेड, ठीक है। फिर उसके बाद जितने भी क्लास है उनको उसके ग्रेड के हिसाब से डाला जाता है। we bring together position which are alike or very closely related into a class. Position which are in one class are closely comparable in duties, responsibilities and needed qualification and can be dealt with a unity of personal, budgetary and organizational purpose, ठीक है। तो हम ये सभी क्लासेस को एक साथ लेके आते एज पर देयर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके जो क्वालिफिकेशन ज़रूरी है और जो ऑर्गेनाइजेशन की जो पर्पज़ है उसको फुलफिल करता हो, उसको ये डील करता हो, ठीक है। वी ब्रिंग टुगेदर इनटू अ क्लास सीरीज ऑल द क्लासेस विच आर इन अ सेम ऑक्यूपेशन ग्रुप, ठीक है। क्लासेस इन अ सीरीज फ्रॉम अ लॉजिकल ऑक्यूपेशन पैटर्न एंड डिफाइन द हायरार्की ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑक्यूपेशनल ग्रुप, ठीक है। वी हैव वन मोर लॉजिकल ग्रुपिंग दैट ऑफ ग्रेड। वी ब्रिंग टुगेदर इनटू अ ग्रेड ऑल क्लासेस रिगार्डलेस ऑफ ऑक्यूपेशन, ठीक है, विच आर ऑफ कंपेरेबली रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। हेंस ग्रेड्स फॉर्म लॉजिकल ग्रुप फॉर सेटिंग ऑफ अ पे स्केल, ठीक है। इसीलिए पे स्केल का सिस्टम है, ठीक है। देखिए इसमें मेनली क्या चीज़ें बताया मैं बताता हूँ, एक समरी बताता हूँ मैं। जैसे कि सबसे पहले आता है क्लास, ठीक है, अलग अलग क्लास होगा एज पर दी एजुकेशन, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन जो काम होगा वो सेम नेचर का होगा। वर्क इज़ द सेम,
ओके, वर्क क्या होगा, सेम होगा। और सेम क्लास होगा, सेम क्लास मतलब हो गया उनका क्वालिफिकेशन, उनकी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम होगी। ठीक है, ये क्लास ए है, क्लास बी है। ठीक है, तो अगर इनको ये अगर काम कम करता है और ये काम ज़्यादा करता है तो इसका जो पेमेंट है, इसका जो पे सिस्टम है ये ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये काम ज़्यादा कर रहा है और ये काम कम कर रहा है। ये आता है पोजीशन, ओके, पोजीशन क्लासिफिकेशन में। मान लीजिए कि इनकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है, काम सेम है, और ऐसे कोई क्लासेस है जिनकी ड्यूटी अलग है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो लेवल है वो सेम है इनके साथ भी, बस वर्क अलग अलग है। ये मान लीजिए कोई अकाउंटेंट का काम करते हो, ये मान लीजिए कोई एजुकेशन रिलेटेड कोई काम करते हो, लेक्चर प्रोफेसर हो, और ये कोई अकाउंट ऑफिसर हो। ठीक है, लेवल सेम है, बस काम अलग है। तो इस तरह से हम इनको एक एक ग्रेड में डिवाइड कर सकते हैं एज पर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज़। ये हो गया ग्रेड। तो हमने इसमें क्या देखा, हमने मेनली कि पोजीशन क्लासिफिकेशन देखा। ठीक है, पोजीशन क्लासिफिकेशन क्या होता है। अब आते हैं हम रैंक क्लासिफिकेशन के ऊपर। ठीक है, रैंक क्लासिफिकेशन क्या होता है। देखिए, दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज फॉलोड इन, ये वो कहाँ पे हो रहा था, ब्रिटेन में हो रहा था, यूके में हो रहा था, सॉरी ब्रिटेन, यूएसए में हो रहा था, फिलीपींस में हो रहा था, जापान में हो रहा था, ठीक है, कनाडा में था। लेकिन जो रैंक क्लासिफिकेशन है ये कहाँ पे होता है, ब्रिटेन में होता है, इंडिया में होता है, फ्रांस में होता है, मलेशिया, पाकिस्तान, लाओस, जर्मनी, इन सब कंट्री में इस आधार पे क्लासिफाई किया गया रैंक क्लासिफिकेशन के बेस पे। दिस इज़ द ट्रेडिशनल वे, ये बहुत पुराना वे है। ठीक है, तो और ये जो है पोजिशनल क्लासिफिकेशन ये बहुत मॉडर्न है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या आता है। हमने पोजीशन क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, अभी रैंक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। दिस इज़ द ट्रेडिशनल वे, ये बहुत पुराना ट्रेडिशनल वे है, इन विच द पब्लिक सर्वेंट आर क्लासिफाइड इन अ हियरार्की ऑर्डर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर रैंक इन अ सेंस एज इन द केस ऑफ आर्मी। जैसे आर्मी में कैसे रैंक सिस्टम होता है, उसी तरह से उसी के आधार पे हम इसको समझेंगे। ठीक है, रैंक क्लासिफिकेशन को देखिए, द क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रिटिश ट्रेजरी क्लासेस टू विच द इंडियन पब्लिक सर्विसेज इज क्लोज पैरेलल, है कि नहीं, is a good illustration of classification by rank system. Hence, the status and salary of a person are determined with reference to the service he or she is assigned after recruitment. For example, person belonging to the Indian Administrative Service may serve either in the secretariat में serve कर सकता है or in the field of the any corporation, but he or she would be drawing the same salary, holding the same duty, okay, or same status फॉर ईच केसेस। ठीक है, हो सकता है इन दोनों के काम में अलग अलगता भी हो, लेकिन और दूसरी चीज़ ये भी मान लेते हैं कि इसको ज़्यादा काम करना पड़ता हो, इसको कम काम करना पड़ता हो, लेकिन फिर भी दोनों इक्वल सैलरी उनको मिलेगी। ठीक है, दोनों को इक्वल सैलरी मिलेगी और इक्वल स्टेटस भी मिलेगा। मॉडर्न पोजीशन क्लासिफिकेशन डज नॉट एक्सेप्ट द traditional notion that the environmental background and general educational attainment make a personal qualification enough to handle any and every kind of job in the government। ठीक है, तो जो मॉडर्न पोजीशन है वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता है, ये जो ट्रेडिशनल जो हम पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, thus it is thus a science of administrative specification and required that specific skill and knowledge be prescribed and accepted for each level, post, position in public service। okay, तो position classification thus try to classify public service on the basis of uniform job language। तो position classification mainly किस चीज़ के ऊपर डील करता है, मेनली जॉब के ऊपर। ठीक है, काम के ऊपर डील करता है। अगर सेम टाइप का काम है तो सेम पेमेंट मिलेगा। ठीक है, इन पोजीशन क्लासिफिकेशन द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू ले द फाउंडेशन ऑफ इक्विटेबल ट्रीटमेंट फॉर द पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज बाय द एक्यूरेट डेफिनेशन, ऑर्डरली अरेंजमेंट एंड फेयर इवैल्यूएशन ऑफ पोजीशन ऑफ ईच एम्प्लॉयज इन द पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, पब्लिक सर्विस में हर एक एम्प्लॉयज़ के साथ इक्वल सैलरी के साथ साथ
इनकी सैलरी मेनली डिपेंड करती है इक्वल वर्क, ठीक है। अगर वो सेम अगर काम कर रहे हैं दोनों तो उनको सेम सैलरी मिलेगी, ठीक है। ये होता है पोजीशन क्लासिफिकेशन। उसके बाद वेयर रैंक क्लासिफिकेशन में क्या होता है, बेस्ड ऑन द जॉब परफॉर्मेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्लस्टर ऑफ द फंक्शनल पोजीशन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल विथ डाइवर्स क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एप्टीट्यूड बट द सेम और सिमिलर रैंक इन आर्मी और इंडियन कैडेट बेस सिस्टम, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा, देखिए अगर इसको मैं टोटली समराइज करूँ इस पोजीशन और इस रैंक क्लासिफिकेशन को, तो मैंने इसके पहले भी बता दिया, फिर से एक बार मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा। जैसे देखिए ये हो गया पोजीशन क्लासिफिकेशन, ठीक है, और ये हो गया रैंक क्लासिफिकेशन। तो ये बोलते हैं इसमें, देखिए पोजीशन क्लासिफिकेशन में क्या है, अगर मान लीजिए सेम पोजीशन पे कोई काम, सेम पोजीशन पे दो एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। तो अगर दोनों एम्प्लॉयज़ के पास सेम ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये दोनों का जो काम करने का लेवल अलग है, मतलब जो काम है वो दोनों डिफरेंट अलग अलग काम सेम है, बस जो क्वांटिटी ऑफ वर्क है, ठीक है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क है, इसमें डिफरेंस है, तो दोनों में पेमेंट भी डिफरेंट होगा, चाहे वो उनकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहे लेवल सेम हो। लेकिन अगर वो अपनी जॉब में क्वालिटी और क्वांटिटी में डिफरेंट लेके आते हैं तो उनको पेमेंट भी उसी तरह से मिलेगा। लेकिन रैंक सिस्टम में क्या है, रैंक क्लासिफिकेशन में अगर दोनों सेम रैंक पे सेम लेवल पे है, इसका मतलब सेम लेवल पे अगर सेम रैंक पे तो अगर चाहे ये इनके क्वालिटी और क्वांटिटी और किसके वर्क की अगर अलग अलग भी रहेगी, लेकिन बोथ विल गेट दी इक्वल स्टेटस, ठीक है, इक्वल पे। तो ये हो गया रैंक क्लासिफिकेशन, ठीक है। और रैंक क्लासिफिकेशन मेनली ब्रिटेन में है, ठीक है, ब्रिटेन में, इंडिया में ये रैंक क्लासिफिकेशन है। और पोजीशन ये यूएसए में है, कनाडा में है, ठीक है, जापान में, इस तरह के नेशन में पोजीशन क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने मेनली ये दो पोजीशन क्लासिफिकेशन और रैंक क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। एट लास्ट इस चैप्टर का जो कंक्लूजन है वो अभी पढ़ लेते हैं हम लोग। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है। द एटीट्यूड ऑफ द वर्कफोर्स हैव अंडरगॉन अ चेंज ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स, ठीक है। जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, और जो एटीट्यूड होता है वर्कफोर्स का ये बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, ठीक है, पास्ट फ्यू डिकेड्स से। द एज ओल्ड एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ रिलेशनशिप ऑफ रॉयल्टी and commitment is no longer the only important reason for effective functioning of a system, okay. The employees expectation have gone up due to the greater democratism, better employment opportunities, changes in the technical environment and also in the societal behavior। तो आज के समय में जो एम्प्लॉयज़ है उनका एक्सपेक्टेशन बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि आज के समय जो डेमोक्रेटिज़म आया है और एक अच्छे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एक कॉमन व्यक्ति और एम्प्लॉयज़ को मिल रही है अलग अलग जगह पे, और टेक्निकल इन्वायरमेंट चेंज हो गया है, जिसके वजह से आज जो एक्सपेक्टेशन है एम्प्लॉयज़ की वो बढ़ गई है, ठीक है। तो उसी कारण पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन भी चेंज हो रहा है। The employees of today are concerned more with the challenging task, ठीक है। They are more inclined toward the decision making and participation। आज के जो युग है वो मेनली इसके तरफ ज़्यादा ध्यान देने की बात करता है। They are now less concerned with the job security and also give higher preference to leisure, okay। Personal administration has to thus reorient its policy in order to meet ever changing and growing need of the employees। आज के समय में मैक्सिमम जो लोग हैं वो चाहते हैं कि वो डिसीजन मेकिंग में जाए, अभी जॉब सिक्योरिटी की तरफ ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते, क्योंकि आज जो सिनारियो है विद बिकॉज ऑफ द सिस्टम ऑफ द डेमोक्रेसी एंड अदर
the position and the परफॉर्मेंस ऑफ दी जो लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जो कर्मचारी एम्प्लॉय जो काम करते हैं, उनकी चेंज होते जा रही है बिकॉज ऑफ द नॉलेज एंड एवरीथिंग, टेक्निकल स्किल एंड इन्वायरमेंट एंड सोशल फैक्टर्स, एवरीथिंग ओके, दे डिटरमाइन एवरीथिंग। देखिए, द एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट एंड वेलफेयर मस्ट नाउ बी एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो अभी नेचर ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन ये टोटली चेंज हो रहा है, तो इसका मेन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या रहेगा अभी, एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट, ठीक है, उनका वेलफेयर देखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बन गया है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का। मोर एम्फेसाइज शुड बी प्लेस ऑन दी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग एंड सेल्फ डेवलपमेंटल स्कीम, ठीक है। द फंक्शन ऑफ रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन, सैलरी, स्ट्रक्चरिंग एंड एम्प्लॉयज़ वेलफेयर also have to change according to the change in the टाइम के हिसाब से इन सब चीज़ों में चेंज लाना बहुत ज़रूरी है, और ये सब काम है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का। द इफेक्टिव वर्किंग ऑफ द फंक्शन इज़ द मस्ट फॉर द पर्सनल सिस्टम, ओके। इफेक्टिव फंक्शन ये बहुत ज़रूरी हो गया है, एज ऑल द फंक्शन आर, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट, विच मीन्स दैट निगलेक्ट ऑफ द वन फंक्शन may adversely affect to other function. The organization has to give equal time and attention to all these activities, okay। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हर एक्टिविटी के तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि सभी फंक्शन एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हो गए हैं। सक्सेस ऑफ एनी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डिपेंड ऑन हाउ इफेक्टिवली इट हैंडल इट्स पर्सनल फंक्शन। किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की इफ़ेक्टिवनेस कब हम समझेंगे, कि जब वो कोई भी पर्सनल फंक्शन है उसको हैंडल कर सके, तभी हम समझेंगे कि उस ऑर्गेनाइजेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत अच्छी है, ठीक है। तो द ग्रोइंग सिग्निफिकेंस ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन कॉल फॉर कंटिन्यूअस एंड सिस्टमैटिक चेंज in personal function in order to fulfill the expanding need of the employees and the organization, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, जो एम्प्लॉयज़ है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनकी जो नीड है वो बढ़ती जा रही है। दिस यूनिट हैज़ फैमिलराइज अस विद द डिफरेंट फंक्शंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड देयर इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से इम्पोर्टेंट है, उनके क्या क्या सिग्निफिकेंस है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के इन द फील्ड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये सब चीज़ें हमने इस यूनिट 2 में पढ़ा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 3 पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट यूनिट है पब्लिक सर्विस एंड देयर रोल इन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 3 पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो